प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछले टर्म तक आपको आई होप याद हो कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, है ना। पिछले टर्म पे आपको कहानी याद होगी। पिछले टर्म पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। हेलो, पिछले टर्म पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों। पिछले टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा आइसोमेरिज्म के स्ट्रक्चरल वाले हिस्से को। हमने किसको कंप्लीट किया? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के हिस्से को कंप्लीट किया। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज। हम लोग पहले क्या करने वाले थे? हम लोग पहले डिस्कस करने वाले हैं किस बारे में? जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा है उस हिस्से को रिवाइज करेंगे कुछ प्रैक्टिस शीट के साथ। देन हम आएंगे इसके दूसरे हिस्से की तरफ, क्या? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो एक लंबी सांस ले लीजिए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर उमेश सर। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्लासेस टाइम पे नहीं हुई, बट अभी स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से फोकस्ड होकर इन बातों को सुनेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हम लोगों ने स्ट्रक्चरल पूरा कंप्लीट कर लिया प्यारे बच्चों, अभी रिवाइज करने के मोड में आए हैं। तो कहता है कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इंपॉर्टेंट कह रहा है कि ब्यूट वन इन। अब आईयूपीएससी आपने इस लेवल तक पढ़ लिया है कि मुझे मैं बोलूंगा आपको पता चल जाएगा कि इसका नाम यही है, मुझे समझाना नहीं पड़ेगा। तो ब्यूट वन इन एंड 2 मिथाइल प्रोपीन कह रहा है ये किस टाइप के आइसोमर्स हैं। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा देखते ही। कह रहे सर क्लियर है, यहां देखिए आपने रूट वर्ड ब्यूट यूज किया, यहां पे आपने रूट वर्ड क्या यूज किया? प्रोप। तो क्लियर है सर ये किस टाइप के आइसोमर है? चेन आइसोमर। इज देयर एनी पॉसिबिलिटीज कि दे बिहेव लाइक अ पोजीशन आइसोमर? तो आपका जवाब होगा नो, बिकॉज ऐसा यहां कुछ भी नहीं। एक मल्टीपल बॉन्ड है पोजीशन नंबर 1 पे, यहां भी वो 1 पे ही है, तो पोजीशन तो चेंज हुई नहीं। दैट्स वाई ये पोजीशन आइसोमर नहीं हो सकते। ठीक, आइसोमर तो है तो फोर्थ भी कट। दोनों नहीं है क्योंकि चेन ही था, तो इसलिए राइट आंसर क्या है? चेन आइसोमर। ठीक, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में बना के इसको क्रॉस चेक करिएगा, ये जो बात लिखी है वो सही है कि नहीं। नहीं तो मैं आपको, आप मुझे मैसेज पहुंचाइएगा, मैं आप तक आपको ये ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि क्या ये आइसोमेरिज्म इस टाइप की शो कर रहे हैं कि नहीं। फिलहाल ये 3 पॉइंट्स अपने जहन में अच्छे से बैठा लीजिए। कौन से पॉइंट? पहला कह रहा है कितने नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड होंगे एल्केन्स को चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए। तो राइट आंसर क्या है? 4 और 6। आप 4 कार्बन बनाइए। आपको तो वैसे भी पता है ब्यूटेन के चेन आइसोमर होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन। लेकिन पोजीशन आइसोमर्स के लिए 6 कार्बन रिक्वायर्ड हैं अगर पोजीशन आइसोमरिज्म दिखानी हो तो। आप कॉपी में उठाइएगा, 4 कार्बन करके देखिएगा क्या कोई पोजीशन आइसोमर बन रहा है। 5 कार्बन करके चेक करिएगा क्या कोई पोजीशन, चेन नहीं भाई, 5 कार्बन पेंटेन के चेन आइसोमर तो बनते ही हैं। 3 पिछले टर्म पे हमने सुना भी था, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, है ना। नॉर्मल पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन या 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। चेन तो बन रहा है, मैं बात कर रहा हूं पोजीशन की। तो आप देखेंगे कि कम से कम 6 कार्बन एटम चाहिए क्या करने के लिए? पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए एल्केन्स को। आप प्लीज अपनी कॉपी में आप पॉज कर दीजिए वीडियो, आपके पास तो चलो बाद में भी आप देख सकते हो ना, पॉज कर देना, रोक के चेक करो कि ये 4 और 6 वाला सही है। क्या आपको लग रहा है नहीं 5 कार्बन वाला भी दिखा लेगा सर? मुझे तो राइट आंसर फर्स्ट वाला लग रहा है। तो आप 5 कार्बन बना के चेक करिए क्या ये पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखा रहा है? नहीं दिखाएगा, ये श्योर है, इसमें आपको एक बट मत रखिए। आप ट्राई करिए, देखिए बनता है कि नहीं आपसे। 6 तो बनेगा क्योर, श्योर है। आप क्रॉस चेक करिएगा, 5 वाला आपको डाउट लग रहा है कि सर 5 वाला भी मुझे लग रहा है पोजीशन आइसोमर दिखा लेगा, है ना। तो बेटा कोई चांसेस नहीं, है ना। आप एक बार चेक करेंगे तो आपके जहन में ये बात अच्छे से बैठेगी। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें बताऊं तो क्लियर पॉइंट क्या कहता है कि एल्केन्स में ये नंबर्स हैं 4 और 6, एल्कीन में ये नंबर है 4 और 4, और एल्काइन में ये नंबर है 5 और 4। मतलब 4 कार्बन का एल्केन चेन आइसोमेरिज्म दिखाएगा, 6 कार्बन का एल्केन, कम से कम है ये 6 के नीचे कोई एल्केन पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता। तो वैसे ही चेन और पोजीशन एल्कीन्स को और चेक करना है तो सबसे कम कार्बन उसके पास कितने होने चाहिए? 4। और एल्काइंस की बात करें तो चेन दिखाने के लिए 5 कार्बन होना चाहिए एल्काइंस में, मतलब पेंटाइन। इसके अलावा कोई नहीं दिखा पाएगा। इसके नीचे वाले आप सोचो कि इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, तो ये शो नहीं करेंगे। और पोजीशन के लिए एल्काइंस में कौन सा चाहिए? ब्यूटाइन। इसके पहले वाले 4 के पहले वाले लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर बच्चों ये तीनों डाटा आपके जहन में अच्छे से बैठा हो। ठीक, मैं अभी किसके बारे में बात कर रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, एल्केन्स में डाटा क्या है? 4 और 6। एल्कीन्स में डाटा क्या है? 4:4। एल्काइंस में डाटा क्या है? 5 और 4। ठीक,
जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पे आऊंगा मैं स्क्रॉल करूंगा, चीजें ऊपर जाएंगी और आपको दिखेंगी। तो मेरे परेशान मत होइए कि सर आप फोर्थ क्वेश्चन बता रहे हैं, मुझे सातवां वाला नहीं दिख रहा है, क्या लिखा है। ये बेटा आप देख ही क्यों रहे हो, आपको तो भी फोर्थ देखना चाहिए, है ना, जो मैं बात कर रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। चीजें आसान है, आपने कल का रिवीजन किया है, फटाफट आपको समझ में आएंगी। देखिए ये कह रहा है ब्यूट टू ईन, और ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन। कह रहा है ये आपस में किस टाइप की आइसोमेरिज्म शो करेंगे। खुशी के मारे आपके अंदर से आवाज निकलेगी, अरे सर ये ओपन स्ट्रक्चर है और ये क्या है, चेन। आपने कल ही हमने पढ़ा है, अगर एक रिंग फॉर्म में हो एक चेन फॉर्म में हो तो कौन सा आइसोमर होता है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ये किस टाइप के एग्जांपल्स हैं, दे आर रिंग चेन आइसोमर्स। क्या है, रिंग चेन आइसोमर्स। आपको लग रहा हो कि ये पोजीशन है, नहीं आपको लग रहा है यहां से डबल बॉन्ड है, यहां है ही नहीं, चेंज की तो बात ही छोड़ दो ना, फंक्शनल कोई चांस ही नहीं है, यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा हो यहाँ कोई अलग हो, ऐसा भी नहीं है मेरे लाल। तो क्लियर है ये किस टाइप की आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूं। कह रहा है एक कंपाउंड ये आपके सामने लिखा है, ये है ब्यूटेन ओइक एसिड, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। और ये क्या है, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल। नाम मुझे पता है, आप इतना सीख गए हो कि मुझे समझाना नहीं पड़ रहा, फटफट मैं बोल रहा हूं इसीलिए कि तुम्हें क्लियर भी हो जाए कि इसका नाम क्या है। ये किसके एग्जांपल्स हैं, तो यार बच्चा प्लीज देखो ध्यान से, ये क्या है, ओइक एसिड। देखो ये यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड। तुम्हें लग रहा होगा सर OH भी है, अल्कोहल भी है, सीनियरिटी टेबल पहले कौन आता है सीनियरिटी टेबल में, एल्डिहाइड। तो यहाँ पे एसिड फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे एल्डिहाइड। अभी क्लियर हो गया होगा तुरंत किस टाइप की आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ये क्या है सर, CH3SCH2CH3, याद आया, ये है थायो ईथर। सल्फर के अराउंड जब एल्काइल ग्रुप लगते थे तो हम क्या बोलते थे, थायो ईथर, है ना, याद आया होगा। ठीक, तो क्या है भैया ये वाले भाई साहब का नाम क्या है, ये है मिथॉक्सी थायो ईथर या इथेन है। ये तो आप कॉमन नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे, अल्फाबेट के लिए इथाइल मिथाइल थायो ईथर। इसका नाम लिखोगे तब, अरे आपको लगेगा अरे सर IUPAC नेम लिखेंगे तो अब भी तो ये यही है, इथाइल मिथाइल थायो ईथर, दोनों सिमिलर ही हैं। अरे यार एक मैंने बस इतना ही किया, ये आर डैश इधर था, इस बार ये आर था, अगले वाले स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया, इधर आर लिख दिया इधर आर डैश। तो यार नाम में थोड़ा कोई फर्क हुआ, इकाई ग्रुप नहीं चेंज हुआ, पोजीशन चेंज हुई, बस राइट लेफ्ट हुआ, कुछ नहीं। तो एक्चुअली कोई किसी टाइप के आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है, इसको देखते ही दिमाग में डाउट आना चाहिए था कि ये मेटामेरिज्म शो कर रहा है। नहीं, मेटामर्स में एल्काइल ग्रुप बदल जाते, नाम बदल जाना ना, यहाँ नाम नहीं बदला है, दोनों का नाम वही है, इथाइल मिथाइल थायोईथर। ये भी वही है, इथाइल मिथाइल थायोईथर। तो एक्चुअली ना ये रिंग चेन है, ना ये चेन है, ना ये फंक्शनल है। देखो लास्ट में एक ऑप्शन तुम्हारे लिए लिखा है, दीज आर आइडेंटिकल आइसोमर्स। मतलब ये कोई आइसोमरिज्म का टाइप नहीं है, कहने की बात है कि आइडेंटिकल एक ही ऐसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, आपको लगेगा ये भी वही तो है। आप ध्यान से देखो, ये लिखा CH3COO, है ना, C6COO, यहाँ दो वो है, ये एनहाइड्राइड ग्रुप है, एनहाइड्राइड। आपको लगेगा अरे बस वही तो हुआ है, इस बार इसको इधर ले आए इसको इधर ले आ रहे हैं, देखो सेम वही स्ट्रक्चर है। तो ये भी क्या हो गया, आइडेंटिकल। इनको भी हम क्या बोलते हैं, ये भी आइडेंटिकल है, कोई मेटामर्स नहीं है, नाम लिखोगे दोनों का सेम आएगा, कोई चेन नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है ना। ये क्या है, आइडेंटिकल्स, सिमिलर है तो आइडेंटिकल है। ठीक है, आसान है प्यारे बच्चों। ठीक, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शो टॉटोमेरिज्म। ये वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, कह रहा है इसमें से कौन सा टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। कल याद करिए सर, कल मैंने आपको क्या बताया था आपको, कि कोई दुनिया का कोई कंपाउंड दे दे और आपसे पूछे टॉटोमेरिज्म दिखाएगा कि नहीं, तो आपको क्या ढूंढना है, एक्स सिंगल बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड। जहां पे जेड क्या हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर। वाई के बारे में सर ने क्या बताया था, एनी एटम, कुछ भी हो सकता है। एक्स के पास, एक्स कैसा होना चाहिए, मस्ट हैव हाइड्रोजन एटम, इसके पास हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था, ये कौन सा हाइड्रोजन है, एल्फा हाइड्रोजन। बस चेक करिए ध्यान से, ये वाली कहानी कहां पे फिट बैठ रही है, या सीधे सीधे चेक करो कहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो तुम्हें दिखेगा ये नाइट्राइट वाले कंपाउंड्स में कहा नहीं है, इस वाले कार्बन के पास। स्ट्रक्चर बनाता हूं चलो, ये सी है ना, ये N लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड O, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और C से क्या लगे हैं 3 CH3। देखना प्यारे बच्चों, तुम खुद तुरंत समझ जाओगे 1 मिनट में।
तुम्हें ढूंढना है एक्स वाई जेड, तुम्हें क्या ढूंढना है एक्स वाई जेड, ये क्या है एक्स, ये क्या है वाई, ये क्या है जेड। अब देखो एक्स के पास कोई एच ही नहीं है, एक्स के पास कहां कोई एच है भाई, एच कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी है, इसके पास कोई एच नहीं है, तो क्लियर हो गया, यही वाला कंपाउंड टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। बाकी किसी में भी देख लो सबके पास है, देखो इसके पास ये एक एच है, इसके पास दो एच है, इसके पास भी दो एच है, सिर्फ यही वाले जो भाई साहब है थर्ड वाले, इनके पास कोई भी एच नहीं है, मतलब एक्स की कंडीशन को ये पूरा नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। मैंने आपको बोला ना, आपको सिर्फ एक्स वाई जेड ढूंढना है, एक्स सिंगल बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड, एक्स वाई जेड की कंडीशन आपको क्लियरली मैंने बता दी थी। अब कोई भी क्वेश्चन हो आप कर लोगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट सॉल्युबल। देखो मैं आपको बता रहा हूं, एक्चुअली ये एसिडिक और बेसिक मीडियम में टॉटोमेरिज्म होती है, कल हम लोगों ने अपनी पीपीटी का लास्ट पॉइंट यही पढ़ा था। तो कह रहा है ये बेसिक मीडियम में हो रहा है, तो अगर टॉटोमेरिज्म होगा मतलब इनसे रिएक्शन होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट ये कह रहा है कि इनमें से टॉटोमेरिज्म कौन नहीं दिखाएगा, जो नहीं दिखाएगा वही इसमें सॉल्युबल नहीं होगा। तो कौन नहीं दिखाएगा, अभी तो सुना जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, फिर से वही ऊपर वाला ऑप्शन, ये वही यही वाले भाई साहब टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट। ये आपकी पहुंच से बाहर वाला क्वेश्चन है, मतलब अगर मैं कहूं कि ये आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से तो नहीं आए, मैं ऑर्डर बता देता हूं, 1 से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा 3, 3 से ज्यादा 4, कभी हम लोग मिले नीट एंड जेई क्लासेस में तो वे क्वेश्चन वहां पे डिस्कस होंगे। ठीक, कह रहा है विच है मैक्सिमम स्टेबल इनॉल फॉर्म। अब विच है मैक्सिमम स्टेबल इनॉल फॉर्म कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब आपने कहा कि सर हम लोगों ने तो कल पढ़ा था कि जनरली कीटो फॉर्म क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं किससे, इनॉल फॉर्म से। हमने कल क्या पढ़ा था कि जनरली जो कीटो फॉर्म होते हैं दे आर मोर स्टेबल, किसके कंपेयर में प्यारे बच्चों, इनॉल फॉर्म के कंपेयर में वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा, है ना, आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि सर अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये इनॉल का क्यों पूछ रहा है कि इनॉल कब ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, आपके दिमाग में सवाल आया कि फिर पूछ रहा है क्वेश्चन में सर इनॉल ज्यादा स्टेबल कब होगा। ठीक है, तो फंडा कह रहा है, देखो प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का फंडा बड़ा क्लियर है, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक। ठीक, जो रिंग फॉर्म में हो और एरोमेटिक हो वही सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। और एरोमेटिक होने की कंडीशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, स्ट्रक्चर कैसा हो, प्लेनर हो, उनके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, जहां n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3 ये सब हो सकती है। और कह रहा हूं उनमें क्या प्रेजेंट हो, कॉन्जुगेशन, क्या प्रेजेंट हो उनमें, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो। एरोमेटिक है सबसे ज्यादा स्टेबल। तो देखो तुम्हें मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम समझ सकते हो। सबसे ज्यादा स्टेबल पता है किसका, इनॉल है, ये वाला इनॉल सबसे ज्यादा स्टेबल है। सोच के देखो क्यों, क्योंकि बेटा ये एरोमेटिक कंपाउंड है। फिनॉल कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक। इसमें कॉन्जुगेशन दिए, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बोकैटायन, कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज मतलब कार्बन है, कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल, कॉन्जुगेशन, है ना। तो ये आपको साथ साथ बाकी किसी में नहीं, आप चेक करो, आपको बाकी हर जगह नहीं दिख रहा होगा रिंग में कॉन्जुगेशन, आप कहीं भी चेक कर लो आपको इसी में दिखेगा। तो यहाँ कॉन्जुगेशन भी है, डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज भी है, मैं बोल रहा हूँ ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो चलो मैं चेक करूं, अगर मैंने बोला कि n की वैल्यू क्या रख दिया हमने 1, तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। प्यारे बच्चों आपके स्ट्रक्चर में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक डबल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहां भी 2, फिर यहां भी 2, कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्लियर है बच्चा, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक है। इसी वजह से यहां पे कीटो से ज्यादा स्टेबल कौन है, इनॉल फॉर्म। ठीक, क्लियर हो गया। देखो मैंने कॉन्सेप्ट दिया, सिर्फ आंसर नहीं बता रहा, अब ये बात समझोगे कि कभी भी एरोमेटिक अगर इनॉल फॉर्म कोई बन रहा है और अपना कीटो वाला फॉर्म एरोमेटिक नहीं है तो इनॉल क्या हो जाएगा,
स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक, और यही सारी कंडीशन रखते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक। और केमिस्ट्री कहती है ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। मतलब अगर आपको लग रहा हो कि किसी का कीटो या किसी का इनॉल फॉर्म एंटी एरोमेटिक है, तो समझ लो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना, वो एकदम ना के बराबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आप आइडिया लगा सकते हो कौन ज्यादा स्टेबल है। जनरली स्कूल एग्जाम में जब भी आप एग्जाम दोगे क्लियर आपको क्या मिलने वाला है, हमेशा कीटो ज्यादा मिलेगा, इनॉल कम। लेकिन ये एग्जाम्पल जो मैंने बोला ध्यान रखिएगा, है ना, यहाँ पे इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। या आप नोटिस करना कोई एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक वाला कॉन्सेप्ट, कि जो एरोमेटिक होगा वो ज्यादा स्टेबल, जो एंटी एरोमेटिक होगा वो तो समझ लो बनेगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ू आगे, अभी आसान हो गया काम। चलो, आपने कहा ठीक है सर, आपने अच्छी प्रैक्टिस करवा दी। अब हम लोग बढ़ेंगे कहाँ, आइसोमेरिज्म के अगले पार्ट की तरफ। स्ट्रक्चरल की कहानी हमने डिस्कस कर ली, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो याद करिए, कल मैंने आपको बताया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म, समझाया था मैंने। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर, यहां पे क्या होता है, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सिमिलर होते हैं। क्या सिमिलर होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सिमिलर होता है ना। क्या डिस्टर्बेंस क्या होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था पेन वाला, मैंने कहा था मैं पेन लेके ऐसे खड़ा हूं और ये कैप का जो ये पॉइंट ये है आपकी तरफ है, इसी पेन को बस बस मैं ऐसे घुमा दूं तो अब वो आपकी तरफ नहीं है, लगा अभी भी वहीं पे है, बस अब आपकी तरफ नहीं है। यही है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। सब कुछ सिमिलर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सिमिलर है, लगा भी उसी पोजीशन पे है ना। आईयूपीएससी नेम भी दोनों का लिखोगे तो वही आएगा, क्योंकि चेंज नहीं हुआ है। सिर्फ स्पेस, हवा में स्पेस, आकाश में स्पेशियल अरेंजमेंट क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया है। तो उसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो कह रहा है जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, देखो नीचे वो बातें लिख भी रहा है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर, ठीक है, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सिमिलर। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सिमिलर है तो स्ट्रक्चर देख के आईयूपीएससी नेम में लिखते हैं, वो भी क्या होगी, सिमिलर। लेकिन जो उनका स्टीरियो केमिकल अरेंजमेंट है, दैट मींस स्पेशियल अरेंजमेंट, वही क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। हेलो, क्लियर हुआ ये बात, है ना। चलो आगे बढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनो, फटाफट कंप्लीट करते हैं। जैसे जैसे तुम्हारे सामने एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। जैसे तुम्हारे सामने एक स्ट्रक्चर है C4H8, इसका नाम क्या है, ब्यूटीन। ये भाई साहब क्या है, ब्यूटीन, ठीक है। देखो ब्यूटीन का दो स्ट्रक्चर आपके सामने रख रहा हूं मैं, एक C डबल बॉन्ड CH और इधर लगे CH3 दूसरे वाले स्ट्रक्चर में क्या है, लगा वही है, अंतर क्या है, यहां CH3 वाला ग्रुप देखो पास थे, और यहां CH3 वाले ग्रुप क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ गए हैं। समझो इस बात को, यहां क्या थे, पास थे, और यहां क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं, भाई आप नाम बोलो तो आपको क्या लग रहा है, दोनों ब्यूटुइन है, ये भी ब्यूटुइन है, ये भी ब्यूटुइन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सिमिलर है। क्या लोचा है, क्या लोचा है, ऐसे समझो, पहले वाले स्ट्रक्चर में देखो यहां CH3 लगा था, और देखो ऐसे समझो, ऐसे लगा था, ये दोनों जो मेरा हैंड है ये है, ये दोनों क्या है, CH3 है पहले वाले स्ट्रक्चर में, ऊपर H लगे थे। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में ऐसे लग गया CH3, एक CH3 नीचे की तरफ लगा, एक CH3 ऊपर की तरफ लगा, उसी कार्बन के साथ है, सिर्फ क्या हो गया, पहले नीचे था अभी चला गया है ऊपर। यही है, स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट है, ठीक है। अब अभी दिमाग में चला, कैसे हम पहचानते हैं, हमने कहा देखो ये पास पास है ना, यहाँ पे क्या है, दूर है, तो पास वाले को हम बोलते हैं सिस, दूर वाले को क्या बोलते हैं, ट्रांस। वैसे आगे हम ये प्रॉपर्ली डिस्कस करने वाले हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। आई होप मेरी बात अभी आपको समझ में आई होगी प्रॉपर वे से, है ना, कि सिस और ट्रांस का क्या मतलब है, कि सिस एंड ट्रांस का क्या मतलब है। ठीक, बढ़ो आगे। फर्दर हम लोगों ने क्या किया था, आपको याद होगा, हम लोगों ने अपने स्टीरियो आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई किया था बच्चों टू पार्ट्स में। एक क्या था, कॉन्फिगरेशनल, क्या था, कॉन्फिगरेशनल, और दूसरा क्या था, कन्फॉर्मेशनल। ये हम पढ़ चुके हैं, बस मैं आपको रिवाइज कर, ठीक। कॉन्फिगरेशनल दो पार्ट में डिवाइड था, उन्हीं को थोड़ा जो आपके लिए जरूरत है वो पढ़ना है। एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो कॉन्फिगरेशनल में हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्या, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हम
हमने स्टार्ट क्या किया प्यारे बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से हम लोग कहानी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या फंडा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, क्लियर है, ये एक तरीके का स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ना, ये तो क्लियर ही है। अच्छा, या इसको समझने के लिए एक्चुअली एक वर्ड समझना है, दैट इज फ्री रोटेशन। इस वर्ड के बारे में बात करनी है। फ्री रोटेशन वर्ड का क्या मतलब है सर, हमको ये बताइए आप। देखो समझो, जो सिंगल बॉन्ड बनता है, देखो मैं तुम्हें समझाता हूं, फटाक समझ जाओगे तुम, आसान सा काम है। देखो जो सिंगल बॉन्ड होते हैं प्यारे बच्चों, सिंगल बॉन्ड, वहां पे ओवरलैपिंग कैसे होती है, एंड ऑन एंड। ये एक ऑर्बिटल का एंड है, ये दूसरे ऑर्बिटल का एंड है, ये देखो आपस में ओवरलैप हो गए। क्या हो गए, ओवरलैप हो गए। मैंने बोला यहां पे सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है। देखो मैं एक को कांस्टेंट कर दूं और दूसरे को रोटेट करूं, देखो हो रहा है, हो रहा है ना, जुड़े हैं तब भी ये हो रहा है, पॉसिबल है। लेकिन डबल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड एंड ऑन, डबल बॉन्ड क्या होता है, दो बॉन्ड है ना, एक एंड ऑन एंड जुड़ा है और एक साइड बाय साइड जुड़ा है प्यारे बच्चों, साइड बाय साइड। और साइड बाय साइड मतलब एक बॉन्ड यहां पे है, एक बॉन्ड यहां पे है। अब तुम ऐसा नहीं कर सकते कि एक को रोक के एक को ऐसे घुमा दोगे, जैसे घुमाओगे देखो यहाँ वाला बॉन्ड भी टूट गया, यहाँ वाला बॉन्ड भी टूट गया। इसका मतलब सिंगल बॉन्ड के अराउंड, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन पाई बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। और यही रीजन है कि जो डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले होते हैं, या कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, बिकॉज वहां पे डबल बॉन्ड के अराउंड, या मैं कह सकता हूं पाई बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोर्ड के लेवल पे बात करूं तो आपको सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड ही थोड़ा चेक करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बट ऐसा है नहीं कि सिर्फ यही इन्हीं के अराउंड मिलता है प्यारे बच्चों, सी डबल बॉन्ड एन के अराउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, एन बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन के अराउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, एलीन्स में होती है, साइक्लो एल्कीन में होती है। ठीक है, इन सब साइक्लो एल्केन्स में भी होती है, मतलब इन सारे कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। बट बोर्ड कहता है सिर्फ सी डबल बॉन्ड सी पढ़ लो, बहुत पढ़ लिया है ना। चलो तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं, सी डबल बॉन्ड सी वालों के बारे में बात करते हैं। पॉसिबल क्या क्या है, देखो मैंने आपको क्या बोला, सी डबल बॉन्ड सी भी पॉसिबल है, डबल बॉन्ड एन हो तब भी पॉसिबल है, डबल बॉन्ड एन हो तब भी पॉसिबल है, साइक्लो एल्केन में भी पॉसिबल है, साइक्लो एल्कीन्स में भी पॉसिबल है, एलीन्स में भी पॉसिबल है। ठीक, हम बात करेंगे इसके बारे में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बारे में। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होता है। अभी मैंने बोला ना डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, उसमें कौन सा बॉन्ड बन जाता है, पाई बॉन्ड। ये देखो, ये देखो कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। और ये वाला बॉन्ड जो है देखो, यहाँ भी पाई यहाँ भी पाई। अब तुम सोचो कि एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को घुमा दो, ऊपर नीचे दोनों पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे फ्री रोटेशन नहीं होता, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है अराउंड डबल बॉन्ड, इसी वजह से यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। आपने अच्छा ये तो कंडीशन समझा। अब होती क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो भी समझ लीजिए। कहता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब अराइज होती है जब कहां पे डिफरेंस होता है, डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप प्रेजेंट ऑन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। ये देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इनके अराउंड जो एटम लगे, एटम क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड है ना, रोटेट नहीं कर सकता है ना, तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप होगा और वही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। आपसे किसी एक को घुमा के देख लीजिए, जैसे मैंने बोला येलो कलर वाले जो एटम है, देखो अभी एक साइड है, अभी मैक्सिमम दूर हो गए हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आइडिया आपको दिया था ना, जब पास पास हो, देखो पास पास हो तो मैं तुम्हें समझाता हूँ, 90 डिग्री पे हो तो उनको बोलते हैं सिस, 180 डिग्री पे हो जाए तो उनको क्या बोलते हैं, ट्रांस। इनको हम आगे चल के और डिस्कस करेंगे। मतलब समझो पास है तो सिस, दूर है एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी की बात कर रहा हूं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांस। ठीक, अच्छा फंडा क्या कह रहे हैं, अच्छा ठीक है चलो सर, ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया, है ना। हम कह रहे हैं हम इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, क्योंकि सिस एंड ट्रांस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। उनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, स्टेबिलिटी अलग होती है ना। तो हम उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। इसको सेपरेट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, सिस और
ट्रांस ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। दो बातें अभी तक हम लोगों ने करा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है क्या, है ना, कार्बन कार्बन के अराउंड डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप हो जाता है, या आप कह सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले जो कार्बन है उनके अराउंड डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप हो जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सिमिलर हो, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, या उनको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, अब कंडीशन तो एक तो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब तुम देख के कैसे बताओगे कि ये वाला कंपाउंड आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल वाली शो करेगा कि नहीं करेगा। पहली कंडीशन प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, कहता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जो एटम लगे होने चाहिए, जैसे देखो ना ये कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड, तो दो इधर भी एटम लगे होंगे, दो इधर भी लगे होंगे। तो कह रहा है जो कार्बन के अराउंड जो एटम लगे होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, दोनों ए नहीं होना चाहिए। यहाँ दोनों ए है, यहाँ दोनों बी है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये दोनों कैसे होने चाहिए, डिफरेंट। अगर एक ए है तो एक क्या हो, कुछ और बी, कुछ भी, मतलब दोनों क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए, तभी पॉसिबल होगा क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कह रहा है एक कार्बन से जो लगे हुए दोनों एटम है ये क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ए है तो बी है ना? तो मतलब ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, दिखाएगा। अब जब दोनों पास पास होंगे, देखो ए और ए क्या है, पास है, या आप कह सकते हो बी और बी क्या है, एक ही साइड है, डबल बॉन्ड है इसके एक ही साइड में है, तो हमने बोला दिस 180 एंगल पे चले गए, क्या हो गया, ट्रांस। ये पहली कंडीशन। दोनों एटम्स कैसे होने चाहिए, डिफरेंट। बहुत आसान है, बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान सुनो तो। देखो ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, कह रहा अगर दोनों सिमिलर हो गए तो पॉसिबल नहीं है, अभी मैंने बोला ना दोनों डिफरेंट होने चाहिए, देखो दोनों एक ही जैसा है, तो यार सोच के देखो, ये पास पास भी है, सिस भी हो रहा है, एक दूसरे से 180 एंगल पे भी है, ट्रांस भी हो रहा है, एक ही स्ट्रक्चर में दोनों कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता ना। तो अगर दोनों एटम अलग अलग नहीं है, एक जैसे हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या कहता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए डबल बॉन्ड की जरूरत है, और जो डबल बॉन्ड के अराउंड एटम है वो दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। कह रहा है इन पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म द डिस्टेंस बिटवीन सिमिलर ग्रुप चेंजेस। भाई दोनों स्ट्रक्चर में आपने क्या नोटिस किया, एक में पास पास थे 90 डिग्री एंगल पे थे, एक में फार अपार्ट 180 एंगल पे चले गए, है ना। तो उसने यही बोला कि ये कंडीशन है, जैसे देखो यहां नहीं पॉसिबल है, क्यों यार, सी से लगे दोनों हाइड्रोजन ही तो है, एक ए एक बी होना चाहिए, एक एक्स हो तो एक वाई हो, दोनों अलग हो ना, यहाँ दोनों एक ही जैसे, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड सी यहाँ है, देखो फिर से दोनों एच एच हो गए, ना ना सर ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, आप फटाक तुरंत देखो के फटाक बता सकते हो कि दिखाएंगे भैया कि नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे सी सी डबल बॉन्ड है सर, ए और बी, ओहो यहाँ भी ए और बी अलग अलग एटम है सर, पास पास होंगे सिस, अलग अलग दूर दूर हो जाएंगे ट्रांस। यहाँ डबल बॉन्ड के अराउंड देखो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके अराउंड दो एटम लगे, एक लगा H एक लगा CH3, यहाँ भी एक लगा H एक लगा CH3। अब ये दोनों पास पास होंगे तो सिस, 180 एंगल पे चले जाएंगे तो ट्रांस। मतलब हाँ सर, यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ये तो आसानी से आपने पकड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत समझ गया आप। अच्छा आगे बढ़ता हूँ, देखो समझ में क्यों ये बातें बता रहा हूं, मैं चाहता था एक छोटा सा एग्जांपल लेता, आपसे कहता है ये देखो सिस, ये देखो ट्रांस, जय श्री राधे, आगे बढ़ जाता। मैं चाहता हूं जब सीख ही रहे तो प्रॉपर उतना तो सीख लो कि कम से कम बात करने लायक रहो, है ना। क्योंकि आपकी बुक में तो यार एक पेज में खत्म, लेकिन मैं वैसे पढ़ाऊंगा तुम्हें तुम्हें लगेगा कि यार क्या फायदा, मजा ही नहीं आया, खत्म भी हो गया, तुम्हें आया भी नहीं। तो जो इतनी मेहनत में कर रहा हूँ, ढेर सारे कंडीशंस दिखा रहा हूँ, ढेर सारे एग्जांपल्स के थ्रू करा रहा हूँ, वो इसलिए कि तुम पढ़ो तो तुम्हें ये लगे कि हाँ मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा, कोई एग्जांपल देके हम बता दूंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, क्या कंडीशन है, क्यों रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या है, सब सारे वर्ड का मतलब, सारे पॉइंट्स तुम्हें पता हो। ठीक, अब इनसे देखो तुम फायदा क्या समझो कि अब तुम कोई भी मैं कंपाउंड दे दूंगा, तुम मुझे खुद बता दोगे कि कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं। अच्छा ये तो समझ गए तुम। अब एक और सुन लो एक्सेप्शन, सी डबल बॉन्ड सी, मैंने बोला यहाँ लगा है ए, यहाँ लगा है बी, इधर लगा है सी, इधर लगा है डी, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो बच्चा जवाब है यस। ये वाली कंडीशन में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, ध्यान रखना, इस वाली कंडीशन में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंपाउंड शो करते हैं। ठीक है,
हेलो, ठीक है। अच्छा, इसमें करेंगे कि नहीं? सी डबल बॉन्ड सी, सर हमने यहां रखा ए, यहां रखा बी, यहां रख दिया ए, यहां रख दिया सी। सर करेंगे? एकदम करेंगे मेरे लाल, सोच के देखो कर रहे हैं कि नहीं। भाई दोनों यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अच्छा ठीक है सर, दोनों के एटम अलग अलग हैं। हाँ सर अलग अलग हैं। अब देखो ये पास पास आ गए सिस, इसी को मैं उल्टा कर दूं। अगले स्ट्रक्चर में क्या करूं मैं? सी सी, यहां कर दूं सी, यहां कर दूं ए, यहां कर दूं ए, यहां कर दूं बी। अब ध्यान से देखो क्या हो गया, ट्रांस, है ना? तो ये वाला भी आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अपनी कंडीशन चेक करो, डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन से दो एटम जो लगे वो अलग होने चाहिए, और एक एटम ऐसा हो जो सिस ट्रांस बन सके, तो वो शो करेगा। और बाकी मैंने तो बता ही है तुम्हें, ये तो चलो एक्सेप्शन ही रहेगा आपके लिए, है ना, कि चारों अलग अलग भी हो तब भी वो शो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक रहेगा बच्चा, शाबाश। अब कहता है, एक टर्म आता है इसी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, कहता है स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब क्या है। वो आपसे पूछता है स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब क्या है। तो कह रहा है द डबल बॉन्ड और रिंग और काइरल सेंटर ड्यू टू विच स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज कॉज्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टीरियोजेनिक सेंटर। कहने का मतलब क्या कह रहा है, वो कार्बन या डबल बॉन्ड या रिंग जिसके अराउंड हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, जैसे ज्योमेट्रिकल में हमने डबल बॉन्ड के अराउंड पढ़ते हैं, ऑप्टिकल में उसी को हम नाम देंगे काइरल सेंटर, आप वहां पढ़ोगे। तो इन्हीं के अराउंड हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? स्टीरियोजेनिक सेंटर। चूंकि हम ज्योमेट्रिकल पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल में हमें क्या चाहिए? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो हमने बोला इसमें कितने सेंटर है? एक ही डबल बॉन्ड है सर, तो एक सेंटर है। इसमें दो जगह डबल बॉन्ड है तो दो स्टीरियोजेनिक सेंटर है ना? ये तो छोटी सी बात है, आप तुरंत ही समझ गए होगे। ये कौन सा ऐसी बात हो गई कि जो आपको ना समझ में आए, है ना? ये तो बड़ी आसान सी बात है। ठीक है, कहता है चलो आपने ये सीख तो लिया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब आपसे अगर पूछे कि ये कोई स्ट्रक्चर दे दे और आपसे पूछे बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, तब कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों? तो अंदर से आवाज आ रही होगी, सर आप बताओगे तब तो निकालेंगे। तो चलो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ठीक है, बस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का लास्ट पॉइंट चल रहा है तुम्हारे लिए, फिर हम लोग ऑप्टिकल में आएंगे। देखो फंडा क्या कह रहा है, कुछ ध्यान सुनना। कह रहा है व्हेन एल्कीन, जो एल्कीन जिसमें आप ये सीख रहे हो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछ रहा है, जिसमें किसमें दिखाया था, कह रहा है डिसिमिलर एंड्स, दोनों का जो एंड्स हो वो डिसिमिलर हो। जैसे मैं अभी ऐसे लिखूं, मैं लिखूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो यहाँ तो एंड सिमिलर है ना, यहाँ देखो CH3 है, यहाँ देखो क्या है CH3 है, सिमिलर एंड है ना? वो कह रहा है डिसिमिलर, मतलब वो कह रहा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ एंड क्या है CH3, यहाँ एंड क्या है CH2, या कुछ भी चलो CHCl लिख दिया, है ना? या CH, मतलब मेरे कहने का मतलब दोनों एंड क्या हो? डिफरेंट हो, डिसिमिलर हो। तो उस केस में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या निकालते हो? 2 के पावर n, जहां n मतलब क्या है? वही जो भी थो आप पिछली लाइन में पढ़ा है, स्टीरियो सेंटर, जहां n का मतलब क्या है? स्टीरियो सेंटर। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, दिमाग में रख लो, अपनी कॉपी नोट्स लेके बैठे होगे, उम्मीद करता हूं पढ़ रहे होगे, साथ में लिख भी रहे होगे। तो कह रहा है कि अगर डिसिमिलर एंड्स है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब 2 के पावर n, जहां n का मतलब क्या है? स्टीरियोजेनिक सेंटर, जो अभी जस्ट पिछली स्लाइड्स में पढ़ा। मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर के केस में कितनी बार है, वही मेरा सेंटर है, उसी के अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, वही हमें पढ़ना है। ठीक है, केस 2 में क्या बोल रहे हैं आपसे? कह रहे हैं मान लो एल्कीन है सिमिलर एंड्स, एंड्स उनके सिमिलर है तब, तो कह रहा है जब स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होगा? इवन नंबर में होगा, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा? 2 के पावर n माइनस वन प्लस 2 के पावर n बाई 2 माइनस वन। ध्यान से अपनी कॉपी में ये लिख लीजिए, मैं इस पे एक न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, है ना? पहले दिमाग में ये फॉर्मूला बैठा लीजिए। देखिए जब सिमिलर होगा तो दो फॉर्मूले यूज होंगे, n जब इवन होगा तो ये वाला फॉर्मूला, और n का नंबर ऑड होगा, इवन ऑड आप जानते हो, 2 4 6 8 इवन नंबर है, 1 3 5 7 ऑड नंबर है ना? तो अगर ऑड हो गया तब तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहता है वो किसके इक्वल होगा? 2 के पावर n माइनस वन प्लस 2 के पावर n माइनस वन बाई टू। वहां क्या था? n बाई टू माइनस वन, मतलब इन शॉर्ट उसको देखो तो वो था n माइनस टू अपॉन टू, ये है n माइनस वन अपॉन टू। ठीक, क्लियर रहेगा? ये दोनों फॉर्मूले दिमाग में जहन में है।
अब देखो एक एक क्वेश्चन करते हैं, अब आप समझ जाओगे कैसे निकाल रहा है। उसने आपसे पूछा, ये प्यारे बच्चों, इसमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आपने बोला सर ये CH3 इधर भी है, CH3 इधर भी है ना। मतलब क्या है, मतलब क्या है भावनाओं बह के बेटा, सिमिलर एंड्स का मतलब डबल बॉन्ड के अराउंड यहां लगा है H और दूसरा लगा है CH3, यहां डबल बॉन्ड के अराउंड लगा है H, और ये पूरा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप मतलब इंट्स सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर है। दोनों के केस में डिसिमिलर है। और डिसिमिलर के केस में क्या लिखते हैं, 2 की पावर n। n मतलब स्टीरियोजेनिक सेंटर। यहाँ कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं, 1 2। कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है प्यारे बच्चों, 1 2। 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के पावर 2 मतलब इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, 4। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे प्यारे बच्चों, 4 होंगे इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक। अब एक देखो इवन नंबर वाला भी देख लो। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यहां पे क्या है CH, देखो यहां पे लगा H CH3, यहां पे भी क्या है डबल बॉन्ड के अराउंड H CH3, सिमिलर एंड चल रहा है। तो पूछ रहा है अब इसमें क्या होगा, तो सिमिलर एंड है और स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं, 2, मतलब इवन नंबर में है। तो फॉर्मूला क्या था, 2 के पावर n माइनस 1 प्लस 2 के पावर n बाई 2 माइनस 1। तो 2 के पावर 2 माइनस 1 मतलब 2 का पावर 1, और यहाँ पे 2 के पावर 2 बाई 2 माइनस 1 मतलब फिर से हो गया 1, है ना भाई। तो 1 ही का पावर आए, 0 मतलब 1 आ गया, तो ये हो गया 2 प्लस 1 मतलब 3। मतलब इस कंपाउंड में कितने GI बनेंगे, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, 3। तो प्यारे बच्चों ये कंप्लीट हुई आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कहानी। स्टीरियो में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट किए, और आपने नोटिस किया कि सिस ट्रांस का आइडिया आपको लगा। आप ये भी जानते हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, क्या रीजन है कि कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, क्या कंडीशंस हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की, मैंने आपको सिंबल वाइज बताए। फिर आप पहचान भी लोगे कि कोई कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं। और लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया कि अगर मैं आपको कोई भी कंपाउंड ऐसा दूं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो आप बता सकते हो कि कितने उसके GI बनेंगे। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी आपको बताना मैंने सिखाया, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ लिया। डिसिमिलर एंड्स का अलग फॉर्मूला था, सिमिलर एंड्स में इवन का अलग था और ऑड का अलग था। ठीक, ठीक प्यारे बच्चों, पक्का है ना। थोड़ी सी बात इस ट्रांस की कर ले या आगे बढ़े। अच्छा, आप दिमाग में आया होगा ना कि सिस और ट्रांस का मतलब क्या है, किसको सिस बोल रहे हैं किसको ट्रांस। तो देखो ना, अभी अभी तुरंत कंडीशन आपने पढ़ा, कह रहा है एल्कीन शोज सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, sp2 हाइब्रिडाइज, जान ही रहे हो। कह रहा है सिमिलर ग्रुप आर ऑन सेम साइड। सिमिलर ग्रुप क्या है, एक ही साइड में है, तो देखो उसको बोलना सिस। अभी मैंने बोला सिमिलर साइड मतलब 90 डिग्री के एंगल पे है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस। और अगर वो क्या है, क्या है, एक दूसरे से दूर है, फार अपार्ट, मतलब मैंने बोला 180 डिग्री, सीधे मैं आपको सही गणित बता रहा हूं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस। सिस ट्रांस मैंने वैसे भी समझा दिया था, आप अपने जहन में रख लीजिए। ठीक, आप देख के किसी को भी बता सकते हैं कौन सिस है कौन ट्रांस। आपने नोटिस किया यहाँ ए पास में सिस है सर, जेड 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 पास में सर सिस है सर। यहाँ पे सर एच, देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप तो एक जैसा है ही नहीं, तो ये तो डिसाइड ही नहीं करेंगे सिस और ट्रांस। कौन डिसाइड करेगा, एच, ये एच और ये वाला एच, ये एक दूसरे से कैसे हैं, फार अपार्ट, 180 डिग्री एंगल पे है प्यारे बच्चों। तो ये स्ट्रक्चर सिस नहीं है, ये स्ट्रक्चर कैसा है, ट्रांस स्ट्रक्चर है। कैसा है, ट्रांस। क्लियर है, जहन में ये वाली बात भी गई, पक्का है ना। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ये वाला कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, एकदम नहीं दिखाएगा सर, क्योंकि डबल बॉन्ड के अराउंड जो एटम है वो एक ही जैसे हैं, देखो ना, सी डबल बॉन्ड सी, एक तरफ लगा A2 एक तरफ लगा B2, कहां, ये तो दिखाएगा नहीं सर। आपकी कंडीशन हमें बताई है कि कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसी ज्योमेट्रिकल सिस और ट्रांस को एक और भी नाम से जानते हैं, ई और जेड। सीधे ऐसे समझो, जेड का मतलब क्या है, सिस, ई का मतलब क्या है, ट्रांस, बस और कुछ मत समझो, है ना। जेड का मतलब क्या है, सिस, और ई का मतलब क्या है, ट्रांस। कह रहा है जब हाई प्रियोरिटी ग्रुप एक ही साइड होंगे तो उनको बोलते हैं जेड, है ना, जूसा मैन से कॉपी हुआ है जेड, जेड आइसोमर। और प्रियोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड में होंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, सिस। सिस का मतलब ई, एंटीगन, क्या बोलते हैं, एंटीगन।
तो एक और भी आइसोमेरिज्म है, आपको ज्योमेट्रिकल में मिलती है, ई एंड जेड आइसोमेरिज्म। बस इतना जान लो, जेड का मतलब है सिस और ई का मतलब क्या है, ट्रांस। ठीक, अब आपको लग रहा होगा सर सब सही है, समझ में आ रहा है, लेकिन सर ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे? चलो, ये एक दूसरे से एकदम दूर है, तो हमने क्या बोला, ट्रांस कौन सा है, तब ये ई हो गया। पास पास है तो ये सिस है, मतलब जेड हो गया सर। ये तो समझ में आता है कि हम कब इनको बोल देंगे सिस और ट्रांस, लेकिन सवाल ये आ गया ई और जेड में कि हम प्रियोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, है ना? सवाल ये आ गया कि सर हम प्रियोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक, तो प्रियोरिटी डिसाइड करने के लिए सीआईपी सीक्वेंस रूल दिया गया है, ये साइंटिस्ट के नाम है एक्चुअली तीनों के। ठीक है, प्रियोरिटी असाइन करते हैं किसके बेसिस पे, सीआईपी रूल के बेसिस पे। कहता है आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जो एटम जुड़ा है, आप उसका क्या चेक करो, एटॉमिक नंबर। क्या चेक करो, एटॉमिक नंबर। मान लो एक जुड़ा है H, एक जुड़ा है Cl, एक जुड़ा है C, है ना, एक जुड़ा है Br। तो चेक करो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का, तो ये नंबर 1। दूसरा किसका आएगा, क्लोरीन का, नंबर 2। तीसरा किसका आएगा, कार्बन का, नंबर 3। चौथा किसका आएगा, हाइड्रोजन का, ऑब्वियसली। तो कह रहा हाई प्रियोरिटी ग्रुप एक ही साइड में हो तो उनको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जेड। और अपोजिट साइड में हो तो क्या बोलेंगे, ई। अभी प्रियोरिटी क्लियर हुआ, पहला रूल तो क्लियर हो गया कि जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम है, हम क्या करेंगे, उसके एटॉमिक नंबर से चेक कर लेंगे। हमें पता चल गया, देखो ये 1 2 3 और 4। ठीक है, जैसे देखो, जैसे तुम खुद चेक करो, सी सी डबल बॉन्ड में मैंने क्या बोला, आयोडीन सबसे नंबर ज्यादा, तो ये 1 नंबर। फिर किसका नंबर आता है, फिर ब्रोमीन। फिर किसका नंबर आता है, क्लोरीन तीसरा, और चौथा कौन है, फ्लोरीन, है ना? तो कह क्या रहा है कि अगर हाई प्रियोरिटी वाले एक साइड है, एक साइड है मतलब ऐसे मत समझना कि सिस और ट्रांस की तरीके से, पर्पस से, मतलब ऐसे घूमने पे आ रहे हैं, देखो 1 2, देखो 3, इसी उसमें आया ये 1 2 3 की तरफ जब हम जा रहे हैं, तो ये कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जेड, क्लॉकवाइज मतलब क्या है, जेड। और यहां पे देखो नहीं आएगा, ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, इसमें अगर मैं ढूंढूं तो यहाँ कार्बन है। अच्छा, आपको लग रहा होगा सर कार्बन, यहाँ कार्बन के बाद H है, लेकिन यहाँ कार्बन के बाद क्लोरीन है, तो इसकी प्रियोरिटी ज्यादा होगी एज दिस। तो पहले तो सबसे नंबर पे क्लोरीन है, पहला नंबर। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, कार्बन ज्यादा, नाइट्रोजन दूसरा नंबर पे ही आएगा। अब ध्यान से देखो तो तुम्हें लगेगा ये क्या है, ध्यान से देखो तो तुम्हें लगेगा क्या है, ये अपोजिट वाले में है, ट्रांस मतलब ई, सिस पास पास वाले लिस्ट में आ रहा है मतलब जेड। ठीक, इसी पे कहानी को रोक रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग टाइम से ज्यादा निकल गए आगे। इसी को कैरी फॉरवर्ड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ई और जेड में सीक्वेंसिंग को हम लोग फिर से समझेंगे। तो ई जेड की कहानी खत्म करके हम कहां पे आएंगे, ऑप्टिकल। और उम्मीद करता हूं नेक्स्ट वीडियो में ऑप्टिकल के साथ साथ कन्फॉर्मेशनल भी खत्म होगा एंड होमोलॉगस सीरीज भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप समझ ही गए होंगे सर जाते समय क्या बोलते हैं, एज यूजुअल। बच्चों अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। जय श्री राधे, नमस्कारम। मन से पढ़ाई करिए, नाम रोशन करिए। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चों? तो चलिए आज की कहानी को इसी पे बंद करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और धमाका मचाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बाय, जय श्री राधे।